करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर का नाम डालो, नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अपन ने चालक के अपन बारे में बात कर रहे थे, अपन ने लास्ट टॉपिक जो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चालक था ना, उसी को अपन आगे मतलब यूं समझ लो कि वहां पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, वहां पे चालक आवेश रुके हुए थे, यहाँ पे अपने आवेश रुके हुए नहीं होते, विद्युत धारा, अपन इसके बारे में यहाँ डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले अपन कुछ पॉइंट्स लिखेंगे चालक के ही बारे में, कुछ और जो अपन ने वहां नहीं लिखे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नहीं लिखे थे, यहाँ पे अपन और कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपन। पहला पॉइंट अपना ये है कि क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी है, चालक का तो यहाँ पूरे चैप्टर में काम है ही सही। किसी चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन, बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो आदर्श गैस के परमाणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे मान लो कोई चालक बॉडी है, ठीक है, और मान लो किसी कंटेनर में आदर्श गैस भरी हुई है। इस आदर्श गैस में जो एटम्स होते हैं, इस कंटेनर के अंदर जो एटम्स होते हैं, उनकी मोशन कैसी होती है? रेंडम मोशन होती है, इधर उधर भाग रहे हैं, टकरा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है चालक में, वो भी ठीक इसी प्रकार से होता है जैसे किसी कंटेनर में गैस भरी हुई हो, उसकी भांति व्यवहार करता है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन की मोशन भी रेंडम मोशन होती है, बिल्कुल रेंडम मोशन, बिल्कुल इधर उधर भाग रहा हो पागलों की तरह। ओके, इतना लिखो। दूसरा पॉइंट लिखते हैं फिर। केटीजी जो था अपना, हाँ, दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 11th में जो पढ़ा था, उसमें किसी गैस के अणु पर वो जो थ्योरी अपन ने अप्लाई करी थी, वही थ्योरी अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर लगा सकते हैं। ठीक है, आइडियल कंडीशंस की बात हो रही है। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि अपन मान रहे हैं ऐसा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेंडम मोशन कर रहा है एक आदर्श गैस के परमाणु की भांति। ठीक है, तो केटीजी अपन इलेक्ट्रॉन पे भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ना ये है कि जो अपन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा लिखेंगे ना, 3/2 केटी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन तो यहाँ होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को एक परमाणविक गैस के जैसा मान सकते हो, तो 3/2 केटी बराबर हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर। ये थ्योरी यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है, जहां पे ये हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। और इसमें सारी वैल्यूज वगैरह अगर अपन डालेंगे, ये टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर अपने को लेना है, जो रूम टेम्परेचर होता है, के का मान बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ही सही, 3/2 तुम जानते ही हो, 1/2 तुम जानते हो, एम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब सारी वैल्यू वगैरह यहाँ पे तुम पटकोगे, ठीक है, तो सामान्य स्थिति में जो वी आर एम एस आएगा, किसका? इलेक्ट्रॉन का वी आर एम एस, वो आता है 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड की रेंज का लगभग। ठीक है, वो जो किस रेंज का आता है? 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड की रेंज का आता है। मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, सामान्य स्थिति की अपन बात कर रहे हैं। मतलब सामान्य स्थिति मतलब अपना नॉर्मल टेम्परेचर और इस पे सब पे, सामान्य स्थिति में ये बहुत ज्यादा वेग है, जो ये वेग है ना वी आर एम एस, बहुत ज्यादा वेग। अब वी आर एम एस क्या होता है, ये तुमने पढ़ा होगा केटीजी में। तीसरा पॉइंट ये अपने पास कि विद्युत क्षेत्र, दूसरा मैंने शायद रिकॉर्ड किया, जने नहीं किया मुझे याद नहीं है, दूसरा पॉइंट भी यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरा पॉइंट मुझे याद नहीं है मैंने बोला नहीं बोला। दूसरा पॉइंट ये है कि केटीजी पर अपन इलेक्ट्रॉन पर अपन केटीजी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये जो 3/2 केटी है, केटीजी में जो अपन पढ़ते हैं, उसको हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर करके वी आर एम एस जो अपना आता है, इलेक्ट्रॉन का वी आर एम एस लगभग 10⁻⁶ की रेंज का आता है। यानी कि इतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन उस चालक के अंदर गति कर रहे हैं। परंतु किसी लंबे समय अंतराल में अगर अपन देखें, जो कि मेरा तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, अगर मैं किसी लंबे समय अंतराल में देखूं, तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का विस्थापन अपन 0 मान सकते हैं। ठीक है, कारण उसका ये है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो है तो चालक के अंदर, जैसे मान लो ये कोई चालक है, ये कोई चालक बॉडी है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत लंबे समय अंतराल में अगर मैं देखूं तो इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी, क्योंकि ये नेट
यहीं पे ही है, कहीं गया नहीं है ये। लंबे समय अंतराल बाद देखूंगा, जैसे मान लो अभी ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो 2 घंटे बाद मैंने देखा तो ऐसा नहीं है कि ये 200-250 किलोमीटर आगे चला गया, ये अपनी स्थिति पर ही है। ठीक है, तो अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि लंबे समय अंतराल में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कुल विस्थापन 0 रखता है, कुल विस्थापन इसका 0, ये अंदर ही अंदर घूम रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट इसका 0 मानते हैं। ठीक है, केटीजी की थ्योरी के हिसाब से मान रहे हैं अपन ये भी। अगर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो, अगर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो उसकी बात हो रही है, क्योंकि अगर विद्युत क्षेत्र हुआ तो इन इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, किस दिशा में होगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कि मैं किसी चालक में विद्युत क्षेत्र लगा दूंगा, किसी चालक में अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात नहीं हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था? विद्युत क्षेत्र चालक में 0 होता था। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे जैसे तार है, ठीक है, ये तार है, सिलेंडर टाइप से मान लो कोई तार है, इसमें क्या अपन ने विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, बाहरी विद्युत क्षेत्र, तो होगा क्या? जैसे अगर ये चालक होता तो इंडक्शन होने लग जाता और कुछ समय बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन आ जाती, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मान लो कि मैंने इस चालक में विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, बाहरी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अपन करते थे, बाहरी विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते थे, कुल विद्युत क्षेत्र 0 होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुल 0 होता था। ठीक है, पर यहाँ पे वैसा कुछ हो नहीं रहा अभी। तो मान लो कि ये बाहरी विद्युत क्षेत्र अपन ने किसी चालक में अप्लाई किया, तो होगा क्या? जो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे नाच रहा था, इधर उधर नाच रहा हो, अपने ही स्थान पे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जो है वो पूरा ऐसे नाच रहा है। मतलब अब होगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, यानी कि कहने का मतलब है विद्युत क्षेत्र जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, पता है होगा क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, मैं नीचे बना रहा हूं इसको दोबारा से, अब ये इलेक्ट्रॉन ये नाचते कूदते, यानी कि आगे पीछे ऐसे टकराते, अब ये आगे भी बढ़ता जा रहा है। अब इसको आगे बोलो कि पीछे बोलो, इस तरह से। ठीक है, तो इसकी रैंडम मोशन करते हुए ये बढ़ रहा है, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट इसका आगे है। जैसे कि कोई शराबी नहीं होता, शराबी वो आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है। यही समझ लो कि बारात में नाचते कूदते हुए आगे बढ़ रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन। ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडम मोशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब अगर बाहरी विद्युत क्षेत्र लगा देंगे तो, और अगर मान लो बाहरी विद्युत क्षेत्र नहीं है तो वो उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, वो एक ही जगह पे घूमता रहेगा। पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दूंगा तो वो नेट जो है ऐसे टकराते वो आगे भी बढ़ेगा। मेरी लाइन से तुम समझ पा रहे होंगे, इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अपन करेंगे क्या इस चैप्टर में? अपन ये रैंडम मोशन को नेग्लेक्ट करेंगे, जो इसकी रैंडम मोशन है उसको नेग्लेक्ट करके काम करेंगे, क्योंकि उस रैंडम मोशन से कोई मतलब ही नहीं है अपने को। वो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ या मत लगाओ, वो रैंडम मोशन तो होती ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इस इलेक्ट्रॉन की नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, नेट कुछ वेलोसिटी आती है, उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसकी बात अपन आगे करेंगे। हेडिंग डालो विद्युत धारा और लिखो परिभाषा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। पहला पॉइंट लिखना, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। पहला पॉइंट लिख लो, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब अवकलन, आवेश प्रवाह की दर dq/dt, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये जो विद्युत धारा है ये अपनी 7 मूल राशियों में से एक है। यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। मात्रक होता है इसका एम्पियर, मात्रक होता है इसका एम्पियर। ठीक है,
एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है। और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, तुम्हें पता ही होगा ये तो, कूलाम को सी बाई एस, कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है, एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड। तो ये तो देखो अवकलन है यहाँ पे, तो dq बाई dt, तो किसी क्षण पे ये ताक्षणिक विद्युत धारा हो गई। इसी तरह से मैं औसत विद्युत धारा भी लिख सकता हूँ, आई एवरेज, औसत विद्युत धारा, जैसे औसत वेग लिखते हैं ना, कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो यहाँ पे कुल आवेश का प्रवाह डेल्टा क्यू बटे कुल समय अंतराल डेल्टा टी। अगर एवरेज लिखना हो इस तरह से लिखूंगा, यानी कि अगर मान लो मुझे आवेश प्रवाह निकालना हो तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, डी क्यू बराबर, या हमने छोटा बड़ा क्यू लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। इस तरह इंटीग्रेशन करके तुम जो है कुल आवेश निकाल सकते हो। यहाँ इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि आई टी ग्राफ का क्षेत्रफल, आई टी ग्राफ का क्षेत्रफल बताओ क्या दर्शाएगा, आई टी ग्राफ का क्षेत्रफल कुल आवेश प्रवाह दर्शाता है, कुल आवेश प्रवाह। तुम्हें मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ा दिया क्या? कुल आवेश प्रवाह दर्शाता है, दर्शाता है। तुम्हारे मैथ्स में आएगा एक चैप्टर, एरिया अंडर द कर्व। अब विद्युत धारा वैसे तो अदिश राशि है, पर फिर भी इसकी दिशा होती है, ठीक है। तो दिशा होना ही सदिश नहीं होता, अदिश है, दिशा होने के बावजूद ये अदिश है। कारण उसका ये है कि ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए। तो होता क्या है, जब भी किसी तार में अपन विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, ये उच्च विभव, ये मान लो ये पॉजिटिव, ये उच्च विभव पे, उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, उच्च विभव। उच्च विभव है मान लो इस तरफ, ये कोई तार का टुकड़ा है, यहाँ ये उच्च विभव है, यहाँ पे निम्न विभव है, ठीक है, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, निम्न विभव, ठीक है। जब भी किसी तार के अक्रॉस, किसी तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, कैसे लगा सकते हैं अपन विभवांतर? विभवांतर लगा सकते हैं अपन किसी सेल के माध्यम से, बैटरी जो आती है, जैसे घड़ी का सेल हो गया वो सब, तो किसी सेल के माध्यम से या किसी और माध्यम से अगर मान लो मैं यहाँ पे विभवांतर प्रेरित कर दूं किसी प्रकार से, तो क्या होगा कि इस चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र आएगा। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हो सकता है, चालक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कुल विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो कंफ्यूज मत होना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में अपन ने चालक पढ़ा था वहां पे केस अलग था, वहां पे कुल विद्युत क्षेत्र 0 था, वो भी किस कंडीशन में? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। यहाँ पे खेल थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे फ्लो वाला काम है, यहाँ पे पूरा सर्किट बनता है, वहां कोई सर्किट नहीं था। तो जैसे ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल अप्लाई किया तो यहाँ अंदर की तरफ एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एक विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। अब किसी भी चालक के अंदर बेसिकली होते कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनडायरेक्टली जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये माइनस में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पीछे की तरफ भागेगा। इलेक्ट्रॉन तो भागेगा पीछे, परंतु विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो होगी आगे की तरफ, तार के अनुदिश और उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। किधर होगी? तार के अनुदिश, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यानी कि इलेक्ट्रॉन के वेग के, अब इलेक्ट्रॉन का वेग तो रैंडम है, अभी थोड़ी देर पहले बताया भाई वो तो रैंडम जा रहा है, उसका कोई पर अपन उस रैंडम मोशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर उस रैंडम मोशन को, यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन मतलब यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति को अगर मैं नगण्य मान लूं तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हो जाएगा, अगर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो। जैसे ही मैंने विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन पीछे भागने लग जाएगा, उसके अंदर त्वरण आएगा, उसका त्वरण भी अपन आगे बात करेंगे आगे, तो पीछे की तरफ भागने लग जाएगा।
अगर वो पीछे की तरफ भाग रहा है तो विद्युत धारा की दिशा होगी आगे की तरफ, या इनडायरेक्टली धन आवेशों के प्रवाह की दिशा में। अब धन आवेश प्रवाहित नहीं होते हैं, अपन क्या करते हैं कि इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पीछे जाता हुआ मान लो, या इलेक्ट्रॉन के संगत जो पॉजिटिव धन आवेश होगा उसको आगे जाता हुआ मान लो। तो अपन ये बोल सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा, धारा की दिशा ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जिधर उसका हो रहा है, रैंडम मोशन को नेग्लेक्ट मानते हुए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है, अपन ऐसा मानते हैं, मतलब ये स्टैंडर्ड है। चालक तार में धारा, ये हेडिंग डाल लो। ओके, अब अपन यहाँ पे वही चालक तार की बात कर रहे हैं जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बनाया था। यहाँ पे मान लो कि कोई चालक तार है, ठीक है। इस चालक तार में अपन ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की यादृच्छिक गति, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को मान लो रुका हुआ मान ले, तो जो धन आवेश अपने उनके संगत जो धन आवेश होंगे उनकी जो यादृच्छिक गति है वो नगण्य है, रेंडम मोशन को नगण्य मान रहे हैं। इस चालक तार में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर अप्लाई किया। मान लो कि ये उच्च विभव पे है, इसको प्लस बोल देता हूं, ये मान लो कि निम्न विभव पे है। जब भी उच्च विभव से मतलब उच्च विभव और निम्न विभव विभवांतर जब मैं लगाऊंगा किसी चालक तार के अनुदिश, तो एक विद्युत क्षेत्र मतलब यहाँ पे है, विद्युत क्षेत्र है तो विभवांतर है, विभवांतर है तो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है तो इलेक्ट्रॉनों का नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ किसी एक क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, ये कोई क्रॉस सेक्शन मैंने ले लिया, तार में कहीं पे कोई क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शन को मान लो कि यहाँ का क्षेत्रफल है A, इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसी तार में कहीं भी किसी स्थान पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने मान लिया कि वो है A के बराबर। लिख लेना इसको, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए लिख लो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक मैं ले रहा हूं यहां पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी में बोलना है ना यार, भूल गया मैं। इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवहन, अपवहन को ऐसे लिखेंगे ना, अपवहन वेग या अपवहन चाल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक टर्म और लिखेंगे अपन, एन, एन, एन क्या है, एन है यहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या लिखेंगे अपन, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो विद्युत धारा के प्रवाह में भाग ले रहे हैं, उनकी बात हो रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में कितने हैं, ठीक है, ये हो गया। तो एक तो हो गया एन इलेक्ट्रॉन, ई जानते ही है, बी डी मैंने बता दिया, ए मैंने बता दिया, और आई विद्युत धारा है इसी, आई क्या है, तार में प्रवाहित धारा, आई तो धारा लिखनी है, ये सारी बातें हो गई, ठीक है। अब एक दो पॉइंट लिखते हैं अपन, लिखो, एक पॉइंट लिखो, शायद मैंने लिखा भी दिया होगा या बोल दिया होगा, लिखा नहीं होगा, लिखना कि विद्युत क्षेत्र के अभाव में या विभवांतर के अभाव में, लिखो, विद्युत क्षेत्र या विभवांतर के अभाव में
विद्युत क्षेत्र या विभवांतर के अभाव में तार में कुल धारा, माइक बंद कर दे बेटा, कुल धारा शून्य होती है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। हालांकि इलेक्ट्रॉनों का वेग है 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की रेंज का है वो, पर वो यादृच्छिक गति है उनकी, वो आगे पीछे चल रहे हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है ना, तो आवेशों का प्रवाह नहीं कह सकते उसको। प्रवाह उसी को कहेंगे जिसमें नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कब होगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन। अब अगला पॉइंट, जब तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है या विद्युत क्षेत्र दिया जाता है, जब तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग से, यानी कि वीडी वेग से, अब मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां, है ना, या यहां साइड में लिख देता हूं, वीडी वेग से तार के अनुदिश, वीडी वेग से तार के अनुदिश धारा के विपरीत गति करते हैं। जैसे मान लो किसी समय टी पर ये एक लेयर ले ली अपन ने, ये जो मैंने यहाँ पे बना रखी है, ये वाली लेयर, ठीक है, ये वाली लेयर की बात कर रहा हूं मैं ये। तो dt टाइम में dt समय में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कितना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कितना हुआ, देखो v ड्रिफ्ट इंटू dt, इतना होगा उसका विस्थापन। ठीक है, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन का विस्थापन यहाँ पे इतना हो गया, मतलब ये इतना यहाँ पे, मतलब ये लेयर जो है इतना आगे बढ़ गई, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना आया यहाँ पे, यहाँ तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आए होंगे। देखो इतना कवर कर लिया, मतलब dt टाइम में अपन कितना आगे बढ़ गए, vd dt इतना आगे बढ़ गए अपन dt टाइम में, यानी कि कितना आयतन कवर कर लिया। आयतन कितना हुआ, देखो आयतन कितना हुआ, एरिया इंटू लेंथ, यानी कि vd dt, इतना ही तो आगे बढ़े। वो लेयर कितना आगे गई, एक लेयर मान लो वहां पे कि एक लेयर थी, वो लेयर कितना आगे बढ़ गई dt टाइम में, a इंटू vd dt। अच्छा, इतने आयतन में इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, आवेश कितना प्रवाह हुआ, आवेश कितना आवेश प्रवाह हुआ, a एरिया इंटू vd dt, ये तो हो गया आयतन, इंटू स्मॉल n, इंटू इलेक्ट्रॉनिक आवेश। देखो ये क्या है, ये है आयतन, इतना आयतन, एरिया इंटू vd dt, vd इंटू dt, ये vd इंटू dt तो ये लेंथ हो गई, मान लो ये dx है, ये dx बोल दो, तो ये हो गया dx, a dx, एरिया इंटू dx, ये हो गया आयतन, आयतन को गुणा करा n से, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतने आवेश में, मतलब इतने भाग में, dt टाइम में जो आगे बढ़ा ना, उस भाग में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आगे बढ़ी, इतने इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े, एरिया इंटू dx इंटू n। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, e का मान तुम जानते हो 1.6 इंटू 10 की घात -19 गुलाम, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश है ये। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ये जो ई लिखा हुआ है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, dq। तो क्योंकि dt टाइम में बात कर रहे हैं, तो dq बराबर n e
ए वी डी सॉरी वी डी डी टी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस dt को dq के साथ ले जा रहा हूं। ले जाओ, dq बाई dt क्या बना देखो, n e a v d, बस खत्म। और इस dq बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूं, i, इतना लिखो। तो ये फॉर्मूला याद करना है, यहाँ पे सारा चीज साफ साफ लिख लेना क्या क्या है। I तो है विद्युत धारा, N है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है मेरे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये है अपवहन वेग। एक चीज और इसमें, हाँ बिल्कुल, एक चीज और इसमें, जैसे मान लो कोई तार है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन सीधा नहीं है, मान लो टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आवेश प्रवाह की दर अपन लिख सकते हैं। भाई जितने आवेश यहां से निकलेगा अंदर जाएगा, उतना ही आवेश यहां से बाहर जाएगा, ठीक है, यानी कि जितना करंट यहाँ पे उतना ही करंट यहाँ पे। भाई एक्स्ट्रा करंट तो पैदा होगा नहीं, करंट कहीं से पैदा थोड़ी हो जाएगा, जैसे लिक्विड होता है उस तरह से बिल्कुल, जितना इन हुआ उतना आउट होना है, यानी कि एन और ई तो कांस्टेंट है ही सही, यानी कि A1 V1 बराबर A2 V2, A1 V D1 बराबर A2 V D2, ठीक है, ये कंडीशन भी कभी आएगी तो मतलब फ्लूइड की थ्योरी है, फ्लूइड में जो कंटिन्यूटी की इक्वेशन थी ना उसके समान है ये। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो मिलीमीटर प्रति सेकंड की रेंज की होती है, mm पर सेकंड, इस रेंज में होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, इस रेंज की आती है, ध्यान रखना इस बात को, मिलीमीटर पर सेकंड की रेंज की आती है। प्रश्न तुम्हारे सामने है, इलेक्ट्रॉन की द्वारा तय की गई दूरी बतानी है उस समय अंतराल में जिसमें वह तार के अनुदिश 1 मीटर विस्थापित होता है, और विस्थापन के लिए v ड्रिफ्ट का उपयोग करना होता है। समय, समय कितना लगा वो देखो, सबसे पहले 1 मीटर चला, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही तो विस्थापन 1 मीटर आया है, तो वो वेलोसिटी 1 mm पर सेकेंड, यानी कि 10 की पावर -3, समय आ जाएगा इसका 10 की पावर 3 सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, समय आ गया। अब लिखनी है दूरी, अब दूरी में तो जो है वो रैंडम मोशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपने को ये VRMS यहाँ पे दे रखा है, तो अगर वो रैंडम मोशन अगर मैं मान लूं तो चाल कितनी ले लूं उसकी, समय कितना लगा उसको, कितना आया मीटर, देख लो अब तुम अंदाजा लगा लो, ये 10 की घात 9 मीटर कितना होगा। आज यहीं एंड करेंगे अपन, क्योंकि अगला जो टॉपिक है उसके लिए टाइम चाहिए।